नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपना जो इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। पीछे की सारी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट के अंदर सीक्वेंस में मिल जाएगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो उसमें आपके कितने परमानेंट मेंबर है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर रहेगा। टोटल कितने 5 मेंबर है जो इसके अंदर परमानेंट है। दूसरा, अस्थायी सदस्य भी पूछा जाता है कि अस्थायी सदस्य जो है वो आपके कितने हैं, तो वो हो जाएंगे टोटल कितने 10 अस्थायी सदस्य। अब ये जो अस्थायी सदस्य जो है इनको आपके हर 2 साल के बाद यहाँ पर चेंज किया जाता है। कितने साल के बाद? 2 साल के बाद चेंज किया जाता है, यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हर 2 साल के बाद यहाँ पे नए मेंबर जो है उनको ऐड कर लिया जाता है। तो ये आपके हो गए 5 आपके परमानेंट, 10 आपके अस्थायी सदस्य हो जाएंगे। अब जो 5 आपके परमानेंट मेंबर है, ये वही मेंबर है जिनके पास कौन सी पावर है? आपकी वीटो पावर है। और अभी वीटो पावर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है उसके बाद यहाँ पे रशिया ने अपनी वीटो पावर का यूज किया था। तो देखिए वीटो पावर जो है वो क्या हो जाएगी? वीटो पावर, सबसे पहले ये देखो कि ये 5 मेंबर कौन कौन से हैं। तो हमने इनको याद किया था किससे? FRUCU, फरूकू से हमने इसको याद किया था। F का मतलब आपका कौन सा हो जाएगा? फ्रांस। यहाँ पे R का मतलब कौन सा? रशिया। फ्रांस, रशिया। U का मतलब आपका यूके या यूएसए बोल सकते हो, या यूके मतलब ब्रिटेन। C का मतलब आपका कौन सा? चाइना हो जाएगा। और नेक्स्ट जो U है इसका मतलब यूएसए यानी कि अमेरिका। ये 5 वो परमानेंट मेंबर है जिनके पास आपकी कौन सी पावर है? वीटो पावर है। अब वीटो पावर क्या होती है? अगर कोई भी विधेयक यहाँ पे पारित करना हो तो उसके लिए इन 5 देशों की सहमति जरूरी है। अगर इनमें से एक भी मेंबर यहाँ पे सहमति नहीं देता, वो मना कर देता है, तो वो विधेयक आपका पारित नहीं होता। और इसी वीटो पावर का यूज अभी हाल ही में जो है वो रशिया के द्वारा किया गया था। और इसके साथ ही ये देखो आपका कौन सा? चाइना, अपना पड़ोसी देश चाइना जो है, चाइना के पास कौन सी पावर है? आपकी वीटो पावर है। और ये आपका इसका परमानेंट मेंबर है। ये पावर किसकी वजह से मिली थी? भारत की वजह से मिली थी। और भारत के पास यहाँ पे पहले मौका दिया गया था, यानी पहले भारत को कहा गया था कि आप यहाँ पर इसके परमानेंट मेंबर बन जाए, लेकिन यहाँ पर मना कर दिया गया। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन था। वैसे तो हम ब्लेम कर सकते हैं कि हाँ जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे मना कर दिया, वीटो पावर ले सकते थे, लेकिन जो आपकी इसके परमानेंट मेंबर जो बनने थे उसके लिए एक यहाँ पर हम कह सकते जो कंडीशन क्या थी कि जो आपका यूएनओ जो है उसका आपका जो टोटल खर्च जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है यहाँ पर इन मेंबर को देना पड़ता है। बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि जो आपका टोटल खर्च जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर इन मेंबर को देना पड़ता है। लेकिन 1947 के अंदर जब भारत आपका आजाद हुआ तो उस समय भारत के पास इतने पैसे नहीं थे, हम कह सकते हैं अंग्रेज यहाँ से सारा कुछ लूटपाट करके ले गए थे। तो इसीलिए भारत की उस समय पे कंडीशन इतनी नहीं थी कि वो यहाँ पे ये खर्च उठा सकता था। इसीलिए भारत ने सोचा कि क्यों ना और किसी के पास जाने के बजाय अपने ही पड़ोसी देश को यहाँ पर मौका दिया जाए, क्या पता इन फ्यूचर ये हमारे काम आ जाए। तो इसीलिए भारत ने चाइना को रिकमेंड किया और चाइना ने यहाँ पर जो इसका परमानेंट मेंबर जो है वो आपका बन गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। यूएनओ का एक बहुत बड़ा खर्च उठाना पड़ता है इन 5 मेंबर को। वीटो पावर इन 5 देश के पास है, फ्रांस, रशिया, यूके, चाइना और यूएसए। और ये टोटल कितने मेंबर? 5 मेंबर इसके हो जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस यूएन एजेंसी का मुख्यालय पेरिस के अंदर है? किस यूएन एजेंसी का मुख्यालय पेरिस के अंदर है? तो कौन सा? यूनेस्को, यानी कि UNESCO। यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर? पेरिस के अंदर है। और आपका इसके साथ इसकी फुल फॉर्म भी हमें ध्यान होना चाहिए, क्या हो जाएगी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी आपकी फुल फॉर्म होगी। और इसकी आपकी स्थापना अगर पूछ ले कब? 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? आपकी यूनेस्को की। यूनिसेफ आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड आपका इसका हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में जो है वो आपका इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और इसकी स्थापना आपकी यूनिसेफ की आपकी स्थापना जो है वो आपकी कब होती है? तो आपकी 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है। और 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट घटना और होती है, उसके बारे में कमेंट करना कौन सी थी, क्योंकि हम जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर इसका जिक्र जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट देखो, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका आपका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका आपका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा? रोम के अंदर, यानी कि रोम इटली के अंदर आपका जो है वो हेडक्वार्टर हो जाएगा ILO का। इसकी स्थापना कब? आपकी 1919 के अंदर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी आपकी स्थापना होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और अभी 2021 के अंदर जो पेपर हुए थे उसमें आपके यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे। और नेक्स्ट देखो,
निम्न में से कौन सा पद हॉकी से संबंध रखता है? हॉकी से संबंधित कौन सा ड्रिबल हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर। बिशप किस खेल से संबंधित है? चेस से जुड़ा हुआ आपका बिशप है। गूगली आप सभी को पता है किससे? क्रिकेट से आपका जो है वो गूगली शब्द जुड़ा हुआ है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट कप ध्यान रखने हैं, कौन से? हॉकी से जुड़ी हुई आपकी हॉकी की ट्रॉफी जो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से? आगा खान कप आपसे पूछ लिया जाए, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद जो है जिनको हॉकी के जादूगर बोला जाता है, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये भी आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो आपका हॉकी से ये जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कौन सा? बीटन कप, बीटन कप पूछ ले, वो भी आपका हॉकी से जुड़ा हुआ है। एक आपका कौन सा? तो बेगम रसूल, बेगम रसूल ट्रॉफी, बेगम रसूल ट्रॉफी जो है ये आपकी किससे? हॉकी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आपका फीमेल से जुड़ा हुआ है, तो ये हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर आपकी हॉकी की टीम है, फीमेल हॉकी टीम, फीमेल हॉकी टीम, फीमेल हॉकी टीम जो है आपकी, इसकी कैप्टन कौन है? वैसे इसकी कैप्टन जो है वो आपकी रानी रामपाल है, रानी रामपाल। और इनका संबंध कहाँ से? हरियाणा से इनका संबंध है। रानी रामपाल कहाँ से? शाहबाद, कुरुक्षेत्र से इनका जो है वो आपका संबंध हो जाएगा। लेकिन अभी इंजर्ड होने की वजह से इनकी जगह पे कैप्टन किसको बनाया गया है अभी? तो वो बनाया गया है किसको? सविता पूनिया को। तो सविता पूनिया जो है इनको कैप्टन बनाया गया रानी रामपाल की जगह, क्योंकि इंजर्ड है। और इनका संबंध कहाँ से? आपका हरियाणा के सिरसा से इनका संबंध है। सबसे बड़ा जिला 4277 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जो आपका, यानी वर्ग किलोमीटर आपका एरिया सिरसा का, तो यहाँ से संबंधित है सविता पूनिया। तो ये हमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद किस देश में बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का है? तो आपने देखा होगा जो सांड जो उनकी लड़ाइयां की जाती है, तो आपका बुल फाइटिंग स्पेन का आपका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। स्पेन, जिसकी कैपिटल कौन सी है? तो कैपिटल इसकी माद्रिद जो है वो आपकी इसकी कैपिटल हो जाएगी किसकी? स्पेन की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है? वायुमंडल के अंदर आपकी जो गैसेज जो है उनमें सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन की है, लगभग कितना? 78% है। 78% लगभग आपका नाइट्रोजन है। उसके अलावा ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास है। और जो आर्गन और क्रिप्टोन जो है, आर्गन की अगर वैल्यू की बात करें तो लगभग 1%, 0.93% जो है वो आपकी आर्गन की वैल्यू है। और आर्गन और क्रिप्टोन ये दोनों क्या है? ये दोनों आपकी नोबल गैस है। क्या हो जाएगी? ये नोबल गैस। और नोबल गैस टोटल कितनी है? तो कमेंट कर देना। ये नोबल गैस जो है इनमें आपके आर्गन, क्रिप्टोन, नियोन, जिनोन, रेडोन, ये सारी की सारी आपकी कौन सी? तो आपकी नोबल गैस जो है वो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? वो कालिदास की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका वो राइट आंसर, कालिदास की। कालिदास जो है वो क्या थे? एक शिव भक्त थे, भगवान शिव के ये भक्त थे कालिदास यहाँ पर। और कालिदास जो है ये किसके समकालीन थे, यानी किसके दरबारी थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त सेकंड जो था, उसके आपके दरबारी कवि कौन थे? वो आपके कालिदास थे। कालिदास की आपकी रचना अभिज्ञान शकुंतलम है। इसके अलावा मेघदूत जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। मेघदूत भी किसकी? कालिदास की वो आपकी रचना हो जाएगी। कुमार संभवम, कुमार संभवम, तो ये भी आपकी रचना किसकी है? इसके अलावा रघुवंश है, ये सारी की सारी किसकी? कालिदास की आपकी रचना हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का मकबरा कहां पर है? अकबर का मकबरा आपका सिकंदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर। अकबर की यहां पर बात करें तो अकबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, कौन सा? वित्त मंत्री। अकबर के दरबार में आपके 9 मंत्री यानी 9 रत्न, जिनको हम बोलते हैं नवरत्न, ये आपके किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। जैसे शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे, 8 मंत्री, वैसे ही आपके अकबर के दरबार में आपके 9 मंत्री, जिनको आपका नवरत्न बोला जाता है। तो इन 9 रत्नों में से आपका वित्त मंत्री जो है वो कौन हो जाएगा? वो टोडरमल। टोडरमल को क्या? आपका फाइनेंस मिनिस्टर, टोडरमल, ये आपका क्या था? फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री हम इसको बोल सकते हैं। ये आपका था आपका अकबर का यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, बाबर की बात की जाए तो बाबर जो है आपका, इसको 2 बार दफनाया गया था। सबसे पहले देखो 1530 में इसकी मृत्यु होती है, और इसी 1530 में मृत्यु होने के बाद इसको सबसे पहले कहां पर? आगरा में इसको दफनाया गया था। लेकिन बाद में इसको आगरा से निकालकर इसने जो पहले अपने मरने से पहले अपनी इच्छा जो दी थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, तो इसको यहां से निकाल कर बाद में कहां पर? काबुल में इसको जो है वो दफना दिया गया। पहले आगरा में, बाद में कहां पर? काबुल में इसको दफना दिया गया। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में मकबरा किसका है? तो वो आपका जहांगीर का मकबरा कहां पर? लाहौर के अंदर हो जाएगा। दिल्ली के अंदर किसका है? हुमायूं का। दिल्ली के अंदर जो है वो आपका मकबरा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखो, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पहले कौन सा था? अब ये क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था इससे पहले कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु शेर जो है वो आपका कब तक था? तो आपका जब आपका जो टाइगर के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर जो कि आपका 1973 अप्रैल 1973 को चलाया गया था, अप्रैल 1973, इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री उनके द्वारा। तो ये इससे पहले कौन सा? तो शेर इससे पहले राष्ट्रीय पशु था, लेकिन बाद में कौन सा? बाघ यानी टाइगर जो है इसको यहाँ पर आपका राष्ट्रीय पशु बना दिया गया, पैंथेरा टाइग्रिस। इसका आपका क्या हो जाएगा? पैंथेरा टाइग्रिस। इसका आपका टाइग्रिस, इसका आपका क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम आपका बाघ टाइगर का ये हो जाएगा, और ये भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो आपका वो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने पदक जीते? तो वो 3 जीते, ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर। अब देखो 7 जो है, अब क्योंकि ये 2012 का आपसे पूछा गया तो अभी तो लेटेस्ट का पूछा जा सकता है। जो अभी 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे, 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल 7 पदक जो है वो जीते थे। अभी कौन कौन से? तो आपके एक तो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, यानी कि एक तो ओलंपिक हुए थे सीधे, और एक आपके पैरालंपिक हुए थे। ओलंपिक और पैरालंपिक, इन दोनों में से भारत ने, आपके इंडिया की बात करते हैं, भारत ने आपके कौन से? गोल्ड, आपका सिल्वर और आपका ब्रोंज। टोक्यो ओलंपिक में आपका भारत ने कितने? टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें से एक गोल्ड मेडल जीता था जो कि नीरज चोपड़ा, जिनका पानीपत से संबंधित है। आपका जेवलिन थ्रो के अंदर जो एकमात्र गोल्ड मेडल मिला था वो आपका जो नीरज चोपड़ा के द्वारा लिया गया था। आपके सिल्वर कितने हैं? तो सिल्वर 2, ब्रोंज कितने हैं? तो आपके 4, टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल भारत ने इस बार 7 मेडल जो है वो यहाँ पर जीते थे टोक्यो ओलंपिक के अंदर। और इसी के साथ भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो भारत आपका 48वें स्थान पर रहा था। कितने? 48वें स्थान पर। और पहले नंबर पे पूछ ले तो कौन था पहले नंबर पे? यूएसए, अमेरिका जो है वो आपका पहले नंबर पे था। ये तो बात हुई आपकी ओलंपिक की, जो आपके नॉर्मल ओलंपिक हुए थे। पैरालंपिक की बात की जाए तो इसमें भारत ने, इंडिया ने आपके कुल कितने पदक यहाँ पर जीते थे? गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। तो आपके पैरालंपिक के अंदर भारत ने कुल कितने? 19 पदक जीते थे, और उसके अंदर 5 आपके गोल्ड मेडल थे, 8 आपके सिल्वर थे, और आपके 6 आपके कौन से? तो ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीते थे। 8 और 6 14 और 5 टोटल कितने? 19 पदक जो है वो भारत ने यहाँ पर जीते थे टोक्यो पैरालंपिक के अंदर। और इसी के साथ भारत की रैंकिंग कौन सी? 23वां स्थान जो है वो भारत ने इसके अंदर प्राप्त किया था। और पहला अगर आपसे पूछ ले पहला कौन, तो भारत का ही पड़ोसी देश चीन जो है वो पहले स्थान पर आपका रहा था टोक्यो पैरालंपिक के अंदर। तो ये ओलंपिक के अभी करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये हमें ध्यान रखने हैं। इसके बाद भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुके वो व्यक्ति कौन थे? तो लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? वो आपके एन संजीव रेड्डी, यानी कि इनका पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। तो ये आपके हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। तो ये आपके जो राष्ट्रपति बने थे, और ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब इसको एक इंपॉर्टेंट इनसे जुड़ा हुआ और क्वेश्चन बनता है कि आपके एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, निर्विरोध चुने गए आपके राष्ट्रपति, तो वो आपके कौन? तो नीलम संजीव रेड्डी। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, निर्विरोध में आपका नी आता है और नीलम में आपका नी आता है, तो ऐसे में याद रख सकते हैं। नीलम संजीव रेड्डी आपके एकमात्र निर्विरोध चुने गए आपके कौन से राष्ट्रपति बने थे? तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद आपके पहले आपके राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके साथ ही वेंकट रमन, ये आपके क्या रहे थे? तो वेंकट रमन जो है आपके मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर मिनिस्टर रहे थे, और आपके डिफेंस मिनिस्टर भी आपके वेंकट रमन रहे थे, और ये आपके राष्ट्रपति भी थे। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। और इसके साथ ही अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर कौन है? तो वो है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के आपके राष्ट्रपति है। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। और आपके राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा होता है? तो आर्टिकल आप सभी को पता है, आर्टिकल 52 जो है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? वो राष्ट्रपति से आपका जुड़ा हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आपका देश का संवैधानिक प्रमुख किसको बोला जाता है? वो राष्ट्रपति को यहाँ पर बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, समुद्री हवा बहती है दिन के समय, रात्रि के समय, दिन और रात्रि दोनों, और इनमें से कोई नहीं। समुद्री हवा जो है वो आपकी दिन के समय में बहती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर। और किस ओर बहती है? ये आपकी समुद्री हवा यानी समुद्र से आपकी किसकी ओर? जमीन की ओर बहती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। समुद्री हवा दिन के समय में बहती है, और ये कहाँ से? समुद्र से लेकर जमीन की तरफ ये आपकी बहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्मा जो अभी प्रेजेंट टाइम में म्यांमार है, कब भारत से अलग हुआ? तो बर्मा जो है ये आपका भारत का कब हिस्सा रहा था? 1824 से लेकर 1937 तक, यानी जब अंग्रेजों का भारत के ऊपर अधिकार था
तब तक आपका जो है 1937 तक बर्मा, जो भी प्रेजेंट टाइम में जिसको म्यांमार बोला जाता है, ये आपका भारत का हिस्सा था। और भारत के आजाद होने से लगभग 10 साल पहले 1947 में भारत आजाद हुआ, 1937 में जो है वो आपका बर्मा को यहाँ पर अलग जो है वो आपका बना दिया गया। बर्मा भारत के आपके किस साइड में है? आपके पूर्वी साइड के अंदर। और पूर्वी साइड के अंदर बर्मा की सीमा भारत के किस किस आपके स्टेट के साथ लगती है? तो आपके एक तो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, इसके साथ ही आपकी किसके साथ? नागालैंड के साथ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसके अलावा मणिपुर हो गया, और चौथा कौन सा? मिजोरम। तो ये चार आपके स्टेट है जिनके साथ आपकी सीमा लगती है किसकी? बर्मा या म्यांमार की। तो म्यांमार की आपकी राजधानी कौन सी है? तो आप सभी को पता है पहले कौन सी हुआ करती थी? रंगून जो है वो आपकी राजधानी हुआ करती थी, इसकी रंगून। लेकिन 2006 के बाद 2006 तक आपकी रंगून थी, और उसके बाद नाय पाए ताय। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी क्या हो जाएगी? NAY बोल सकते हो, NAY, नाय पाए ताई। तो ये आपकी हो जाएगी आपकी किसकी? म्यांमार की राजधानी अभी प्रेजेंट टाइम में ये हो जाएगी। रंगून कौन सा है? जो आपके मुगल के अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय जो है आपके जो अंतिम मुगल शासक जो थे, जो जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, इनको अंग्रेजों ने जो है बंदी बनाकर किस जेल में भेजा था? तो इसी रंगून की जेल के अंदर इनको भेजा था, और वहीं पे इसी जेल के अंदर मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह द्वितीय की। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। रंगून कहाँ पे? बर्मा, म्यांमार के अंदर आपका पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए 1937 जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GATT जो है ये आपका कब अस्तित्व में आया? इसकी आपकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड जो है ये आपका कब अस्तित्व में आया? 1948 के अंदर, 1 जनवरी 1948 के अंदर ये अस्तित्व में आया। लेकिन इसके ऊपर हस्ताक्षर अगर पूछ ले कब हुए, तो वो आपके 30 अक्टूबर 1947 में इसके ऊपर हस्ताक्षर हो गए थे। 1947 यहाँ पे जो दे रखा है, लेकिन अस्तित्व में आपका कब आ गया था? 1948, 1 जनवरी को, नए साल के दिन ये आपका अस्तित्व में आ गया था। और इसी आपका GATT को आपको चेंज कर दिया गया, और इसी के स्थान पे अभी प्रेजेंट टाइम में कौन आ गया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO जो है वो आपका भी किसके स्थान पर आया? GATT, जिसकी फुल फॉर्म आपकी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड है, और इसी के स्थान पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी को ये आपकी GATT की स्थापना 1 जनवरी 1948 यानी अस्तित्व में आता है, और 1 जनवरी 1995 जो है वो आपकी WTO जो है इसको इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया जाता है। ये WTO की आपकी स्थापना कब हुई थी? इसकी फुल फॉर्म के बारे में और इसका हेडक्वार्टर, ये भी 2021 के एग्जाम में कई बार पूछा गया, लगभग 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 2-3 बार अलग अलग पेपर के अंदर ये आ चुका है। इसके आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर आपका जो है इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बाकी एक 1947 के अंदर माउंटबेटन योजना आती है। माउंटबेटन योजना, ये माउंटबेटन योजना जो है ये आपकी कब आती है? इसकी डेट हम ध्यान रख सकते हैं। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अविकसित देशों में नरम ऋण प्रदान करता है, तो कौन हो जाएगा आपका? IDA, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आपका जो है IDA, स्थापना 1960 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? वाशिंगटन DC के अंदर इसका जो है वो आपका हेडक्वार्टर रहेगा किसका? IDA का। ADB आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB की आपकी फुल फॉर्म है। इसकी आपकी स्थापना 1966 को, दिसंबर 1966 को ADB की स्थापना होती है, और इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर इसका आपका हेडक्वार्टर रहेगा। और GATT के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। इसकी स्थापना आपकी 1 जनवरी 1948 को होती है, और इसी के स्थान पर WTO की स्थापना कर दी जाती है 1 जनवरी 1945 को, 1 जनवरी 1995 को। किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषण किया? तुंगभद्रा, विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना आपकी कब होती है? विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में की जाती है, और किसके द्वारा? हरिहर व बुक्का नाम के 2 भाई थे। इन भाइयों के द्वारा आपकी 1336 के अंदर विजयनगर साम्राज्य जो इसकी आपकी स्थापना की जाती है। और ये आपका विजयनगर साम्राज्य को क्या कर्नाटक साम्राज्य भी इसको बोला जाता था, कर्नाटक साम्राज्य भी इसको बोला जाता है। और इसके साथ ही अभी 2021 के अंदर SI के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा? कि आपके विजयनगर साम्राज्य जो इसके आपके खंडहर कहाँ पर मिले, खंडहर कहाँ पर मिले?
तो वो मिले कहाँ पर, हम्पी में। ये 2021 के अंदर एसआई का जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कह सकते हैं, और जो आपकी तुंगभद्रा नदी जो है ये विजयनगर साम्राज्य इसी के किनारे है, इसीलिए कह सकते हैं कि तुंगभद्रा नदी जो है इसी के आपके गोद के अंदर पला बढ़ा था। कौन सा, विजयनगर साम्राज्य। तो इसी ने इसका जो है वो क्या किया, संपोषण किया। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी, तो ये कृष्णा नदी जो है आपकी उसकी सहायक नदी हो जाएगी। किसकी, कृष्णा नदी की आपकी सहायक नदी कौन सी, आपकी तुंगभद्रा। और इसी के किनारे पर विजयनगर साम्राज्य जो है वो पला बढ़ा था, या कह सकते हैं बड़ा हुआ था। आगरा का किला जो है वो किसने बनवाया, आगरा का किला अकबर के द्वारा। अब देखो कि आगरा का किला जो है, आगरे के अंदर किला बनवाया गया था, और ये किस रंग का है, ये लाल रंग का है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको आपका आगरा का किला जो है इसको आपका लाल किला भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन दो बनते हैं यहाँ पर, कौन सा, एक तो आपका लाल किला जो आगरा का है, आगरा का है वो तो किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। लेकिन एक लाल किला जो दिल्ली के अंदर है, लाल किला दिल्ली के अंदर वो किसने बनवाया था, तो दिल्ली वाला किसने, तो वो शाहजहां ने वो बनवाया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। शाहजहां ने अपने टाइम के अंदर काफी सारी चीजें बनवाई थी, इसीलिए इसको आर्किटेक्चर का टाइम बोला जाता है, शाहजहां के टाइम को। और इसने कौन सा, आप सभी को पता है, जो ताजमहल जो है उसका निर्माण हम कह सकते हैं जो अपनी पत्नी के नाम पर करवाया था, ताजमहल, मुमताज महल के नाम पर। और एक लाल किला जो बनवाया था ये भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। आपकी दिल्ली की जो जामा मस्जिद जो है 1656 के अंदर, दिल्ली के अंदर, एक तो दिल्ली का आपका लाल किला और जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, तो ये भी किसके द्वारा किया गया, ये भी आपके शाहजहां के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो ये भी हमें दोनों ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट, बाकी अकबर के बारे में बात करते हैं तो अकबर का आपका जन्म तो 1542 के अंदर हुआ था, लेकिन इसने 1556 में ये राजा बना था। और कब तक इसने शासन किया, 1605 ईस्वी तक इसने जो है वो शासन किया। अब तक आप पीछे के क्वेश्चन के अंदर अगर आप देख चुके हो तो मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। और मुगल साम्राज्य के अंदर भी अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट कौन सा, तो वो अकबर रहेगा, क्योंकि अकबर से जुड़े हुए काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर। और अकबर जो है वो किसका बेटा था, हुमायूं का बेटा था। और अकबर का बेटा कौन सा था, जहांगीर था, जहांगीर जिसका बचपन का नाम क्या था, सलीम था बचपन का नाम। और शाहजहां जो है ये आपका किसका, तो ये इसका बेटा था। इसको हमने याद भी किया था ना पहले, किससे, बादशाह, BHAJSA, बादशाह, यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये आपके 6 जो वो है 6 मुगल शासक वो है जो इंपॉर्टेंट है। शुरू के 6 आपके शासक इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं में देखो, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। और शाहजहां का बचपन का नाम क्या था, तो इसका बचपन का नाम क्या था, खुर्रम जो है इसका बचपन का नाम था। इसके बाद नेक्स्ट देखो, MS सुब्बलक्ष्मी। MS सुब्बलक्ष्मी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका गायक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इनको जो है आपका 1998 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न जो है 1998 के अंदर दिया गया MS सुब्बलक्ष्मी को। ये कर्नाटक शास्त्रीय गायिका है, और इनके कहाँ से संबंधित, ये तमिलनाडु से जो है ये आपकी संबंधित हो जाएगी। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया गया, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, एशिया का नोबेल प्राइज जिसको बोलते हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये इनको दिया गया था। और ये पाने वाली ये पहली भारतीय संगीतकार बनी, पहली भारतीय संगीतकार जो है वो बनी थी, पहली भारतीय संगीतकार कौन बनी थी, वो बनी थी MS सुब्बलक्ष्मी, जो कि तमिलनाडु से इनका संबंध रहेगा। कर्नाटक शास्त्रीय गायिका जो है ये आपकी हो जाएगी, यानी गायक से, ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखो, भारत में अत्यधिक सरसों का तेल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक उत्पादन कहां पर, तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर। तो यहां पर देखो, सबसे पहले नंबर पे आपका कौन सा, राजस्थान जो है पहले नंबर पर आता है सरसों यानी कि मस्टर्ड। दूसरे नंबर पे राजस्थान के बाद कौन सा, तो दूसरे नंबर पे हरियाणा आता है भारत के अंदर। और तीसरे नंबर पे कौन, MP जो है वो आ जाएगा। तो ये आपके इसके सरसों के उत्पादन के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट। दूसरा, गेहूं के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो गेहूं के उत्पादन में सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे कौन सा, पंजाब आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे कौन, हरियाणा, और चौथे नंबर पे कौन, MP। तो ये आपके 4 आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। सरसों के उत्पादन का भी आप ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान इसका वो राइट आंसर रहेगा। सरसों कौन सी फसल है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, रबी की है या खरीफ की है, तो इसके बारे में कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए,
आर्य समाज के संस्थापक आमतौर पर इन्हें माना जाता है। आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले कब होती है? आर्य समाज की स्थापना तो आपकी 10 अप्रैल 1875 को जो है वो स्थापना होती है आर्य समाज की। और इसके संस्थापक कौन? दयानंद सरस्वती, जिनके आपका मूल नाम अगर पूछ ले, इनके बचपन का नाम कह सकते हैं, इनका शुरू का नाम क्या था? तो वो था मूल शंकर तिवारी। मूल शंकर तिवारी जो है वो आपका इसका नाम हो जाएगा। और इन्होंने 1875 के अंदर जो है वो स्थापना की थी किसकी? आर्य समाज की। और वेदों की ओर लौटो जो है वो नारा किसका है? वो भी दयानंद सरस्वती का नारा रहेगा। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने आपका सती प्रथा बाल विवाह पर जो है प्रतिबंध लगाने का श्रेय इनको जाता है। और इनको आपका कौन सा? तो आधुनिक भारत का जनक बोला जाता है। आधुनिक भारत का जनक इनको बोला जाता है। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो की गई थी। इसके अलावा जो और कौन सा? तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिनको हम बोलते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इनके द्वारा कौन सा? तो वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम किसकी रचना हो जाएगी? वो बंकिम चंद्र चटर्जी की। और ये किस उपन्यास से लिया गया? तो इनका एक उपन्यास, इनकी रचना आनंद मठ जो है उसमें से वंदे मातरम को जो है वो लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और बनता है जो कि सन्यासी विद्रोह के बारे में पूछा जाता है। सन्यासी विद्रोह, तो ये सन्यासी विद्रोह जो है इसका वर्णन किस में है? तो ये आपका आनंद मठ के अंदर जो है आपका सन्यासी विद्रोह जो है उसका आपका वर्णन रहेगा। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, इन्हीं की याद में आपका कौन सा 12 जनवरी को हम डे मनाते हैं? 12 जनवरी को कौन सा? नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं किसकी याद में? तो स्वामी विवेकानंद जो है इनकी याद में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाला खिलाड़ी। सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसको दिया गया? वो दिया गया सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर रहेगा। भारत रत्न सबसे पहले आप सभी को पता है सबसे पहली बार 1954 में दिए गए थे। और इसके साथ ही लास्ट टाइम 2019 के अंदर दिए गए, 2020 और 21 के अंदर नहीं दिए गए। तो 1954 में पहली बार जो भारत रत्न दिया गया था। और इसमें पूछा गया सबसे कम उम्र का भारत रत्न पाने वाला पहला खिलाड़ी, यानी सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता अगर पूछ ले, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कह सकते हैं या सबसे कम उम्र के व्यक्ति सचिन तेंदुलकर जो है उनको दिया गया। और कब दिया गया इनको? 2014 के अंदर, 2014 के अंदर जो है इनको सचिन तेंदुलकर जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2014 की इनकी बात हो चुकी है। तो 2019 हमें ध्यान रखना है, 2019 जो कि इससे पहले दिए गए हैं। तो 2019 में कुल कितने पर्सन को? 3 पर्सन को दिया गया, जिनमें एक थे प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। दूसरे एक तो प्रणब मुखर्जी, दूसरे को नानाजी देशमुख हो जाएंगे। और तीसरे नंबर के कौन हो जाएंगे? तो नानाजी देशमुख और तीसरे भूपेन हजारिका। तो ये इनको लास्ट टाइम दिए गए 2019 में इन 3 पर्सन को यहाँ पे। तो ये हमें ध्यान रखने हैं। और 2014 में सचिन तेंदुलकर को, 2015 में किस को दिया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी याद में हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को आपका 2015 के अंदर दिया गया। और इनके साथ ही किसको? मदन मोहन मालवीय इनको दिया गया 2015 के अंदर। तो ये भारत रत्न से जुड़े हुए कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2014 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया सबसे कम उम्र के आपके प्राप्तकर्ता या पहले खिलाड़ी हम बोल सकते हैं 2014 के अंदर। और 2015 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को दिया गया। और 2019 के अंदर प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका जो है इनको सम्मानित किया गया भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से। सुनहरा रेशा जो है वो किसको बोला जाता है? सुनहरा रेशा पटसन को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर। नाइलॉन जो है इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है किसको? नाइलॉन को। कपास, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कपास कहाँ पर होती है? तो वो आप सभी को पता है, सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा कपास होती है। लेकिन कपास यानी कि कॉटन, लेकिन कॉटन सिटी किसको बोला जाता है? तो कॉटन सिटी किसको? पलवल को हम कॉटन सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 दिसंबर 2014 को किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाते हैं? ये देखो क्वेश्चन आ गया। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको आपका अभी हमने बात किया 2015 के अंदर इनको क्या दिया गया? तो 2015 के अंदर इनको भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। और इन्हीं की याद में कौन सा सुशासन दिवस मनाया जाता है? ये हरियाणा में भी मनाया जाता है और देश में भी मनाया जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर इनकी याद में मनाया जाता है। और इसके साथ ही 23 दिसंबर को भी एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? किसान दिवस। कौन सा? किसान दिवस जो है वो मनाया जाता है। और ये किसकी याद में? तो चौधरी चरण सिंह जो है उनकी याद में आपका 23 दिसंबर को कौन सा किसान दिवस यहाँ पर मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की याद में। और इनकी यूनिवर्सिटी आप सभी को पता है
HAUCCS चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना होती है। अभी इसके प्रेजेंट टाइम में वीसी कौन है? बलदेव कंबोज जो है अभी इसके प्रेजेंट टाइम में आपके वाइस चांसलर रहेंगे। और कहाँ पर है? आप सभी को पता है, हिसार हरियाणा के अंदर ये यूनिवर्सिटी रहेगी। जवाहरलाल नेहरू जिनकी याद में 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में। लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जयंती कब आती है? यानी हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं और 2 अक्टूबर को इनकी भी आपकी मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी, इन दोनों का जन्म आपका 2 अक्टूबर को हुआ था, तो इसीलिए हम इसका भी यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री भी, इनको भी जयंती मनाई जाती है आपकी 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को वैसे अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। मोजरेला पनीर जो है वो आपका किसके दूध से बनता है? तो मोजरेला पनीर जो है वो बनाया जाता है किसके? भैंस के दूध से। ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर। और लेटेस्ट जो आपकी लेटेस्ट जनगणना के अकॉर्डिंग, पशु जनगणना के अकॉर्डिंग, पशु गणना के अकॉर्डिंग हम बात करें, सबसे ज्यादा भैंस कहां पर है? हिसार के अंदर सबसे ज्यादा भैंस है पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे जींद में सबसे ज्यादा भैंस रहेगी। और लेकिन आपसे ये पूछ ले मुर्रा भैंस कहां पर है सबसे ज्यादा? तो वो जींद के अंदर सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस। गाय की बात की जाए, बकरी की बात की जाए, ऊंट की बात की जाए, ये तीनों के तीनों आपके सबसे ज्यादा कहां पर है? सिरसा के अंदर है। लेटेस्ट जो आपकी गणना जो हुई थी पशु गणना के अकॉर्डिंग, सबसे ज्यादा गाय सिरसा के अंदर, सबसे ज्यादा बकरी सिरसा के अंदर, और सबसे ज्यादा ऊंट जो है वो आपके कहां पर? सिरसा के अंदर जो है वो रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र में जो आपका ज्वार भाटा जो आता है किसकी वजह से आता है? तो ये चंद्रमा और सूरज जो है इन दोनों के आकर्षण की वजह से आपका कौन सा ज्वार भाटा आता है। और ज्वार का मतलब क्या है? ज्वार का मतलब है ऊपर उठकर आगे आना। ऊपर उठकर आगे आना जो है इसका मतलब हो जाएगा किसका? ज्वार का मतलब। और भाटे का मतलब क्या है? नीचे गिरकर समुद्र की ओर लौटना। तो ये आपका जो ज्वार भाटा यानी कि जो ऊपर उठकर जमीन की साइड आता है और बाद में नीचे, मतलब कि एक बार पानी ऊपर आता है और जमीन की साइड आता है और उसके बाद नीचे उतरकर ये वापस समुद्र की ओर चला जाता है, इसी को ज्वार भाटा बोलते हैं। और ये चंद्रमा और सूर्य इन दोनों के आकर्षण की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में किस अभियान को प्रारंभ किया? पानीपत से आप सभी को पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इसमें क्या है? आपका बेटियों को बचाने के लिए अगर उस समय की बात करें तो आपकी जो लिंग अनुपात जो है, लिंग अनुपात सबसे कम कहां पर? लिंग अनुपात सबसे कम कहां पर? हरियाणा के अंदर। इसीलिए इसको हरियाणा से शुरुआत की गई, इसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा के पानीपत से इसकी जो आपकी शुरुआत की गई। और पानीपत के अंदर कब आपकी? तो 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और इनके साथ जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, जो अभी 2021 के अंदर कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो लॉन्च किया गया था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनके साथ कौन सी अभिनेत्री खड़ी थी? ये क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा गया। तो आपको ध्यान रखना है कौन खड़ी थी? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित जो है ये इनके साथ आपकी स्टेज पर थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। और 22 जनवरी 2015 को पानीपत से इसकी शुरुआत की गई। और इसके बाद जब 2016 के अंदर जो ओलंपिक जो हुए थे उसमें साक्षी मलिक जो है इन्होंने कौन सा पदक जीता था? 2016 के ओलंपिक के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जो है वो जीता था। कांस्य पदक यानी कि हम कह सकते हैं कांस्य पदक जीता। और इस कांस्य पदक के बाद साक्षी मलिक जो है इनको बना दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। और इसी के साथ आपका जून 2015 के अंदर एक इंपॉर्टेंट और हो जाएगा। जून 2015 के अंदर हरियाणा के ही आपके जून 2015 में जींद के बीबीपुर गांव से जो है कौन सा? सेल्फी विद डॉटर ये अभियान चलाया गया था। सेल्फी विद डॉटर अभियान चलाया गया जींद के बीबीपुर गांव से। और किसने शुरू किया? इसी गांव के सरपंच कौन? सुनील जागलान जो है इनके द्वारा जागलान के द्वारा जून 2015 के अंदर आपका सेल्फी विद डॉटर अभियान जो है वो चलाया गया जींद के बीबीपुर गांव से। तो ये ध्यान रखना है जून के अंदर। और इसके अलावा जनवरी 2015 के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो आपका शुरू किया गया था। सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? कौन सा हो जाएगा? अरुण वरुण यानी कि यूरेनस के बाद कौन सा? नेपच्यून। और नेपच्यून यानी कि आपका वरुण, यूरेनस को हम बोलते हैं अरुण। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? गुरु यानी कि बृहस्पति, जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा बृहस्पति। और इसके अलावा अरुण यानी कि जो अरुण यूरेनस है,
यूरेनस जिसको क्या बोलते हैं, अरुण बोलते हैं, और इसके साथ ही वीनस जिसको क्या बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं। ये दो आपके ग्रह है, ये दो आपके वो ग्रह जो आपके उल्टे घूमते हैं। बाकी जितने भी ग्रह आपके टोटल 8 है, 8 में से आपके इन दो को छोड़कर जो 6 ग्रह है वो आपके घूमते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर आपके ये ग्रह घूमते हैं। लेकिन यूरेनस और वीनस जो है ये आपके उल्टे घूमते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो घूमते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है इन दोनों के बारे में। सबसे लास्ट में आपका कौन सा, वरुण हो जाएगा जिसको नेपच्यून बोलते हैं, और इससे पहले कौन सा, यूरेनस जिसको अरुण बोला जाता है। इसके बाद रामायण में लक्ष्मण की पत्नी थी, रामायण में लक्ष्मण जो है उसकी पत्नी कौन थी, तो वो उर्मिला थी। ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर। सीता आप सभी को पता है, जो राम जो है उनकी पत्नी सीता, और लक्ष्मण जो है उनकी पत्नी कौन, उर्मिला जो है वो हो जाएगी। लक्ष्मण और राम जो है इनके पिता कौन थे, इनके पिता थे दशरथ। राजा दशरथ जो है इनकी आपकी कितनी पत्नियां थी, तो इनकी 3 पत्नियां थी। कौन कौन सी थी, एक तो आपकी कौशल्या, तो कौशल्या जो है इनके पुत्र कौन थे, तो इनके पुत्र थे राम। राम किसके पुत्र थे, तो माता कौशल्या जो है इनके पुत्र, दशरथ की पत्नी कौशल्या के पुत्र राम। और इसके अलावा दूसरी पत्नी कौन थी, तो सुमित्रा जो है वो आपकी दूसरी पत्नी। और इसके अलावा कौन सी, तो कैकेयी, कैकेयी जो है वो आपकी तीसरी आपकी इनकी पत्नी हो जाएगी। और इनके पुत्र कौन, भरत जो है वो इनके पुत्र हो जाएंगे, किसकी, कैकेयी के। राम जो है वो कौशल्या के, और सुमित्रा के कौन थे, तो लक्ष्मण व शत्रुघ्न। लक्ष्मण व शत्रुघ्न जो है वो किसके पुत्र थे, तो वो थे आपके सुमित्रा के। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी को पता है राजा दशरथ के 4 पुत्र, 3 पत्नियां और 4 पुत्र, जिनमें राम जो है वो कौशल्या के, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कैकेयी के पुत्र जो है वो कौन, भरत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए उर्मिला जो है इसका वो राइट आंसर। रेगिस्तान रहित महाद्वीप है, तो रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, यूरोप। यूरोप के अंदर आपका एक भी यहाँ पर रेगिस्तान नहीं है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ऐसा महाद्वीप जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है, एक भी मरुस्थल नहीं है, एक भी डेजर्ट नहीं है, वो यूरोप हो जाएगा। और अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा पूछ लेना, सबसे बड़ा आपका मरुस्थल या रेगिस्तान कह सकते हैं, कौन सा, वो हो जाएगा सहारा। कौन सा, सहारा हो जाएगा। और ये सहारा कहां पर है, अफ्रीका के अंदर आपका सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। भारत के अंदर कौन सा, थार मरुस्थल हो जाएगा, जो कि आपके राजस्थान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर आपका फैला हुआ है थार मरुस्थल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत में बनी पहली 3D फिल्म, भारत में बनी पहली 3D फिल्म। तो भारत में बनी आपकी पहली फिल्म अगर आपसे पूछ ले, पहली फिल्म जो कि 1913 के अंदर बनी थी, कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ये कौन सी थी, ये बिना बोलती फिल्म, यानी कि मूक फिल्म जिसको हम बोल सकते हैं। 1913 के अंदर राजा हरिश्चंद्र जो है वो आपकी फिल्म बनी थी। और इसके आपके डायरेक्टर कौन थे, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हम कह सकते हैं, कौन थे इसके, तो वो थे आपके दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के। और दादा साहब फाल्के के नाम पर अभी पुरस्कार दिए जाते हैं, आप सभी को पता है। 2022 के अंदर जो पुरस्कार दिए गए थे, इसमें जो आपकी बेस्ट फिल्म जो है, बेस्ट फिल्म दिया गया था, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, शेरशाह जो है वो आपकी बेस्ट मूवी, शेरशाह जो है वो आपकी कौन सी बेस्ट मूवी हो जाएगी। और फिल्म ऑफ द ईयर आप सभी को पता है, फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी, तो पुष्पा। पुष्पा जो है वो आपकी फिल्म ऑफ द ईयर जो है वो चुनी गई थी। तो ये दादा साहब फाल्के जो है इनके द्वारा आपका डायरेक्ट किया गया, ये प्रोड्यूसर थे। भारत की पहली फिल्म जो कि मूक थी, बिना बोलती, 1913 के अंदर राजा हरिश्चंद्र मूवी जो है वो बनी थी। और इसके अलावा आपकी दूसरी कह सकते हो पहली बोलती मूवी 1931 के अंदर, कौन सी, आलम आरा, आलम आरा। तो अब याद कैसे रखोगे, देखो ये आपकी 1913 में है, यानी 1-3 है, यहाँ पर उल्टा कर दो, 1931 के अंदर कौन सी, आलम आरा मूवी जो आई थी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया कि भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी बनी थी, तो वो बनी थी आपकी माई डियर कुटी चातन। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। और ये किस भाषा के अंदर, तो ये आपकी मलयालम भाषा के अंदर, मलयालम भाषा के अंदर जो है ये आपकी हो जाएगी माई डियर कुटी चातन। और ये 1984 के अंदर जो है ये मूवी आई थी। और बाद में इसी का हिंदी के अंदर इसका हिंदी के अंदर जो है वो ट्रांसलेशन कर दिया गया 1997 के अंदर। और वो मूवी बनी थी कौन सी, छोटा चेतन। तो ये हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी माई डियर कुटी चातन, जो कि मलयालम फिल्म, भारत की पहली 3D फिल्म जो है वो आपकी बनी थी 1984 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान इस दिन लागू हुआ था। तो भारत का संविधान आप सभी को पता है कब, आपका 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारत का संविधान जो है वो आपका लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर जो वो आपका तैयार हुआ था, आप सभी को पता है। और संविधान बनने में आपके कुल कितना समय लगा था और कुल कितना पैसा इसके अंदर खर्च हुआ था, कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। और इस क्लास के अंदर इतनी क्वेश्चन करते हैं। और बाकी देखिए
30 जनवरी 1948 को किसकी हत्या कर दी जाती है? किसकी हत्या कर दी जाती है? महात्मा गांधी की। और किसके द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है? किसके द्वारा? नथुराम गोडसे। और इन्हीं नथुराम गोडसे को बाद में अंबाला जेल के अंदर फांसी दी जाती है। कहां पर? अंबाला जेल के अंदर फांसी दी जाती है। तो कुछ एक 2-3 क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए थे, आप उम्मीद करता हूं वो कमेंट भी कर दोगे, और क्लास जो है उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी। आप इसके बारे में लिख भी रहे होंगे, नोट्स भी आप सभी ने बनाए होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारे क्वेश्चन जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो लगभग वो जो क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो सारे के सारे हम इसके अंदर से कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।